कि ये बबलगम फ्लेवर्स में आएगा, ये पता है, जैसे कि लाइम और पिंक जो आजकल वैसे भी काफी फैशन में चल रहे हैं। दो 2013 में जब CES हुआ था तो एक के बाद एक बौछार हो गई थी गैजेट्स की। उसकी तुलना में 2014 में हालांकि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है इस साल। 2014 का CES लगभग 3000 कंपनियां यहां पे एग्जिबिट कर रही है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहां पर लेटेस्ट और हॉटेस्ट गैजेट्स और टेक्नोलॉजी देखने आएंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्योर हार्डवेयर लॉन्चेस थोड़ा सा ठंडा लग रहा है CES 2014। और किसी भी और ब्लॉगर या टेक जर्नलिस्ट से आप बात करेंगे तो वही जो उनकी भावनाएं फीलिंगें लगेगी। सैमसंग ने यहां पर CES 2014 में एक नहीं, दो नहीं, 4 नए टैबलेट पीसीज अनाउंस किए हैं। 8.4 इंच, 10.1 इंच, 12.2 इंच इन 3 स्क्रीन साइजेस में। 12.2 वाला अब तक का सबसे बड़ा शायद एंड्रॉइड टैबलेट कहलाएगा। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या कम्बसम हो सकता है, ये मेरी पर्सनल राय है। 10 इंच तक ठीक ठाक होता है टैबलेट, बिकॉज फॉर्म फैक्टर कैरी करने में, पोर्टेबिलिटी के मामले में थोड़े मार्क्स उसमें घट सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मुझे लग रहा है यहां पे जो 8.4 इंच का गैलेक्सी टैब प्रो सैमसंग ने अनाउंस किया है। सिंपल रीजन, 7.2 मिलीमीटर्स इसकी थिकनेस है, विच मेक्स इट वन ऑफ द लाइटेस्ट एंड स्लिमेस्ट 8.5 इंच का टैबलेट। बिल्कुल लगता नहीं आपको कि इतना बड़ा है, बिकॉज एक हाथ में आप फिर भी आराम से कैरी कर सकते हो। एंड हार्डवेयर के मामले में टॉप ऑफ द लाइन फैंटास्टिक स्क्रीन जो रेजोल्यूशन है, एप्पल के आईपैड का जो रेटिना डिस्प्ले होता है उससे भी बढ़िया स्क्रीन है। हालांकि पिक्सल डेंसिटी जो एक फैक्टर होता है PPI, उसमें थोड़ा सा कम है रेटिना के मुकाबले, बट दैट्स ओके, दिस नथिंग की आपकी आंखों को पता चलेगा। स्पेक्स, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज टॉप ऑफ द लाइन है। एक बहुत बड़ा चेंज यहां पे दिखाई दे रहा है, जो पूरा लेआउट यहां पर दिख रहा है, जो टचविज यूजर इंटरफेस सैमसंग का प्रोप्राइटरी कस्टम रॉम होता है, टिपिकली आइकन बेस्ड होता है। लेकिन जो विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा टाइल बेस्ड जो यूजर इंटरफेस है, वो यहां हमें देखने मिल रहा है। एंड सैमसंग ने यहां पर अभी तो सिर्फ लॉन्च किया हुआ है। आने वाले दिनों में इंडिया प्राइस, इंडिया लॉन्च डेट एनीबडीज गेस Q1 यानी कि मार्च तक इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। 8.4 इंच गैलेक्सी टैब प्रो, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इसके अलावा 12.2 इंच का जो टैबलेट है, 2 लॉन्च किए उन्होंने, एक तो टैब प्रो है और दूसरा है गैलेक्सी नोट वर्जन। फर्क क्या है? सिर्फ एक में स्टाइलिस है, दूसरे में नहीं है। अब भैया स्टाइलिस को बतौर एक्सेसरी अगर आप बेच देते तो एक ही टैबलेट लॉन्च करते काम हो जाता ना। बट यू नो सैमसंग अब हर एक स्क्रीन साइज, मतलब हर आधे या 1 इंच के डिफरेंस पे हर स्क्रीन साइज में उनका या तो फोन है या उनका टैबलेट है। जय हो सैमसंग बाबा की। इस बार CES में स्मार्टफोन काफी कम देखने को मिल रहे हैं, पर एक स्मार्टफोन ऐसा है जो सबकी आई बॉल्स कैच कर रहा है, वो है LG का G Flex। अपने नाम की तरह ये थोड़ा फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाला है, मतलब कर्व डिस्प्ले इसमें दिया गया है। 6 इंच की स्क्रीन है, पर जब आप इस फोन को होल्ड करते हैं तो लगता नहीं है कि ये काफी 6 इंच का बड़ा फोन है। इसके अलावा इसमें एक चीज ये अच्छी दी गई है कि इसका जो बैक पैनल है वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है। मतलब अगर जेब के अंदर सिक्के या फिर कीज पड़े हैं और बैक पैनल के ऊपर कुछ स्क्रैचेस आ गए, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके बैक पैनल की ये है कि ऑटोमेटिकली वो सेल्फ हील कर जाएगा, स्क्रैचेस गायब हो जाएंगे। इसके अलावा 6 इंच के फोन में एक बस मुझे दिक्कत लग रही है कि अगर आप इसे पॉकेट में डालेंगे तो थोड़ा होल्ड करना थोड़ा सा दिक्कत देगा। 13 मेगापिक्सल कैमरा है, 2.26 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है। ऑल इन ऑल LG G Flex आने वाले दिनों में काफी मजा आएगा इस फोन को रिव्यू करने में। Alright, boys and girls, ladies and gentlemen, thank you, bye bye, टाटा कहने का वक्त हो गया है। लेकिन CES का जो सिलसिला है टेक गुरु का, वो यहीं पर खत्म नहीं होता। लाइक वी टोल्ड यू, 2 पार्ट CES स्पेशल एपिसोड्स हैं टेक गुरु के। दिस इज पार्ट 1 दैट गेट्स डन। लेकिन अगले हफ्ते सम और लाइफ चेंजिंग गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी कमिंग योर वे, तो डेफिनेटली मिस कीजिएगा अगले हफ्ते का टेक गुरु। इनफैक्ट मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि सिम सिटी में जितने भी सिम्स किए हैं उसके बाद लगता है हम दोनों को हरिद्वार का चक्कर लगा लेना चाहिए, बिकॉज मतलब पाप भी तो धोने जरूरी है। पता नहीं ये किस बात कर रहा है। I mean, मैं तो बस काम कर रहा था, लास वेगस कन्वेंशन सेंटर में ये सब कवरेज कर रहा था। बट अगले हफ्ते मिलेंगे फिर Facebook.com/TechGuruIndia, YouTube.com/TechGuru आवाज पे।
आप लोग जितने जल रहे हैं हम दोनों से, दोस्तों को भी जलाइएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा सबके साथ। बिल्कुल। तो अंकित मैं जरा निकलता हूँ, जरा $1 मिलियन जीत कर आने हैं। कैरी ऑन कैरी ऑन। अभी कितने जीरो आते $1 मिलियन में पता नहीं इसको। Instagram.com/टेकरू आवाज पे जितने सारे फोटोज हमने अमेजिंग खाना जो यहाँ पे खाया है, लेट्स लीव यू विद अ फैंटास्टिक स्लाइड शो ऑफ दैट। टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का
कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नजरादा वीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस अपोजिशन से ज्यादा काम करती है लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं करती, राहुल गांधी का बयान। स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर मोदी की विजय संकल्प रैली आज गोवा में। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में हो रही मौत पर यूपी हुकूमत की मुतनाज़ बयानबाजी जारी। वजीर खेल ने कहा मौत कहीं भी हो सकती है। लीबिया के नायब वजीर सनअत को नामालूम अफराद ने गोली मारकर किया हलाक। और टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना, धोनी को नौजवान खिलाड़ियों से अच्छे मुजाहरे की उम्मीद। और अब खबरों की तफसील। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस ज्यादा काम करती है लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं करती, जबकि अपोजिशन पार्टियों की पॉलिसी इसके बरअक्स है और वो कम काम करते हुए भी मार्केटिंग पर छाए रहने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक इंटरेक्टिव सेशन के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अगले लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में शनिचर के रोज बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स पर एक इंटरैक्टिव सेशन से खिताब किया। इस सेशन में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले तलबा, प्रोफेशनल्स, तहकीककार, जहदकार, फनकार और पंचायतों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारी सरगर्मियां अंजाम देती है, ताहम अपनी सरगर्मियों और सूदियाबियों की तशहीर के मामले में पीछे है, जबकि अपोजिशन पार्टियां मार्केटिंग के शोबे में आगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो तमाम हिंदुस्तानियों को एक साथ लेकर चलती है, जो अमीर गरीब, ऊंच नीच और जात पात में कोई फर्क नहीं करती। कांग्रेस नायब सदर ने उम्मीदवारों के इंतखाब के तरीकेकार को सियासत में नौजवानों के तनासुब में कमी की सबसे अहम वजह बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी पार्टी उम्मीदवार के इंतखाब के लिए मकामी लोगों से रुजू नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि असल हुक्मरानी वो होती है जिसमें अवाम का एहतराम किया जाता हो और उनकी आवाज को सुना जाता हो। इस मौके पर मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी ने यूपीए हुकूमत की हुसूसियातियों को गिनवाया और कहा कि अवाम के मशवरों से इंतखाबी मंशूर की तैयारी का तरीका कांग्रेस की ही देन है। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर सचिन पायलट, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह के अलावा इंफोसिस के को फाउंडर व आधार प्रोग्राम के सरबराह नंदन नीलकेनी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी आज गोवा में विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे। मोदी का ये खिताब स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के सिलसिले में मुनक्किद किया गया है। ख्याल है कि स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश को यौम नौजवानान के तौर पर मनाया जाता है। गोवा के पणजी में ये रैली मुनक्किद हो रही है। इस रैली में बीजेपी के मुकामी कारकुनों के अलावा बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत मुतवक्का है। गोवा के वजीर आला मनोहर पारिकर ने तमाम इंतजामात का जायजा लिया। बीजेपी की गोवा यूनिट इंचार्ज स्मृति ईरानी रैली को कामयाब बनाने के लिए कई रोज से इंतजामात में मसरूफ है। भारत के सामने गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये है कि गुड गवर्नेंस और सुशासन के माध्यम से जिस समृद्ध भारत और संपन्न भारत की कल्पना स्वामी जी ने की थी, उसे पूरा करने में नरेंद्र भाई का जो योगदान रहा है और आगामी 2014 के लोकसभा के चुनाव को जीतने का जो विश्वास हम सब कार्यकर्ताओं में है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बीती रात अचानक भोपाल के रैन बसेरों का दौरा करते हुए गरीबों और बेसहारा अफराद के मसाइल से वाकफियत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों का दर्द जानने के मकसद से ये दौरा किया गया। प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान शनिचर की रात लगभग 10 बजे अपने दफ्तर से निकले और आला अहदेदारों के हमरा भोपाल शहर का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने सड़क के किनारे और फुटपाथ पर सो रहे लोगों का हाल चाल पूछा और उनके मसाइल पर करने की अपील कराई। वजीर आला ने भोपाल के मुख्य बैंक बसेरों का भी दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर चौहान ने कहा कि वो गरीबों का दर्द जानने के लिए निकले थे। वास्तव में इन घनघोर सर्दियों में क्या हाल है हमारी वो जनता जो गरीब है, उनके ये देखने आज मैं निकला था और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि रैन बसेरों की जो व्यवस्था अंदर मैंने जाके देखी, उसमें कम से कम ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था है और भोजन की व्यवस्था है। अगर कोई कमी और होगी तो दूर करने का उसको प्रयास करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सहूलियत के दौरे भी जारी रहेंगे और रियासती उजरा और दीगर सरकारी अधिकारों को इसकी हिदायत की जाएगी। इसी दौरान चौहान ने न्यू मार्केट में एक टी स्टॉल पर चाय की चुस्कियां मिली। इस दौरे के दौरान चौहान के हमरा आला सरकारी अधिकारों के अलावा उनके एरिया भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV। गुजरात के मुअत्तल आईपीएस अफसर प्रदीप शर्मा ने फोन टैप मामले में कोर्ट से रुजू होने की बात कही है। शर्मा के मुताबिक अगर मुकामी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो वो अदालत से रुजू होंगे। वादा है कि प्रदीप शर्मा ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह और दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। शर्मा ने सवाल किया कि हुकूमत बदउनवानी खत्म करने की बात करती है, लेकिन अब तक कितने लोगों के खिलाफ बदउनवानी और रिश्वत मामले में कार्रवाई की गई है। यूपी के वजीर खेल नारद राय ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन और आम आदमी पार्टी के ताल्लुक से मुतनाज़ बयान दिया है। नारद राय का कहना है कि बच्चे फसाद मुतासरीन कैंप में ही नहीं, हर जगह मरते हैं। यूपी के अरबाब इक़्तिदार मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के ताल्लुक से कितने संजीदा हैं, इसकी एक और मिसाल सामने आई है। इक़्तिदार के नशे में डूबे इन वजीरों के नजदीक इंसानी जान की क्या अहमियत है, आप खुद सुनिए। यूपी हुकूमत के वजीर खेल नारद राय रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। अब बच्चों का मरना, बूढ़ों का मरना, जवान का मरना ये तो शाश्वत है। कोई जरूरी नहीं है कि कैंप में जो आया वही मरा है, तो वहीं बनाने वाले लोग नहीं मरते हैं, नहीं मरते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके घर के बच्चे नहीं मरते और सड़क के बाद में सोने वाले मर जाते हैं। मैं इस बात को खारिज करता हूँ। वजीर मौसूफ ने आम आदमी पार्टी के ताल्लुक से भी मुतनाज़ा बयान दिया। दिल्ली में उसका भविष्य देखिए ना, उत्तर प्रदेश के छोड़ दीजिए। अभी दिल्ली में भविष्य देखिए, अभी महीना दिन बीतने दीजिए। दिल्ली में अभी देखिए जूते पड़ेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जूते पड़ेंगे दिल्ली में। अभी दूसरे सूबे में मत देखिए, वहीं देखिए जहां उसने कमिटमेंट किया उसको पूरा करे तो आगे बढ़े। जैसे लोग एक सर्वे आया है कल, कई चैनलों ने कल उसको दिखाया कि सर्वे में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी है पब्लिक ने। देखिए ऐसा है कि ये पब्लिक महान है हिंदुस्तान की, यही माला पहनाती है और यही जूता भी मारती है। क्या जी? यही माला पहनाती है और ये जूता मारती है। हिंदुस्तान की पब्लिक महान है। नारद राय भी ऐसे नाजुक वक्त में सैफई महोत्सव और
रियासती वजीरों के बैरूनी दौरों का दिफा कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसाद हुए 4 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ऐसे में महा उत्सव मनाने और स्टडी टूर पर जाने में कोई मुजायका नहीं है। ईटीवी न्यूज़, मथुरा। आम आदमी पार्टी ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों में हुई अमवात पर यूपी के वजीर खेल के मुतनाज़ बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक तरह से सीमा है और जब जब अहंकार इस तरह सर चढ़कर बोलता है तब तब उसका क्या हाल होता है दिल्ली ने भी देखा है और लखनऊ ने भी देखा है। और हमारा जो वोटर है वो अभी शब्द है कि वो उचित अवसर की प्रतीक्षा करे। तो खेल मंत्री जी ने जो भी समझा है, 32 बच्चों की 67 साल की आजादी के बाद अगर भूख से ठंड में मौत हो जाए और उसके बाद प्रदेश के मुखिया ठहाके लगा लें किसी कॉमेडी शो पर या विदेश से आई हुई वारांगनाओं के बैली नृत्य पे ना मुग्ध होते रहे सामने बैठकर, तो मुझे लगता है ये वो समाजवादी सवेरा नहीं है जिसके लिए लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव, जनेश्वर मिश्र जैसे तपस्वियों ने तपस्या की थी। अमेठी में आज आम आदमी पार्टी की जन विश्वास रैली है। रैली में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत करने की तवक्को है। दूसरी जानब अमेठी में जगह जगह पर अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और कुमार विश्वास के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने वाली जमात राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अरकान तीनों लीडरान पर कौमी परचम के तौहीन का इल्जाम आयद करते हुए इन्हें कौम मुखालिफ करार दे रहे हैं। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। 80 फीट की हाइट पर ये हैंडस्टैंड करने वाला है। दिस इज अनबिलीवेबल। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली के वजीर आला की जानिब से बदउनवानी के इंसदाद के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। हेल्पलाइन से कॉल आने के बाद विजिलेंस महकमे ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया है। इन 2 कांस्टेबलों पर कपड़े फरोख्त करने वालों से रिश्वत वसूल करने का इल्जाम है। ये एंटी करप्शन हेल्पलाइन जो शुरू की है गवर्नमेंट ने, उसमें आज करीब 12,000 कॉल्स आए और उसमें से करीब 50 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। पिछले 2 दिनों में और भी बहुत सारी कॉल्स आई थी, करीब 30,000 कॉल्स आई थी। उसमें एक आज काफी महत्वपूर्ण ट्रैप प्ले किया था एंटी करप्शन ब्रांच ने। उसमें 2 पुलिस के कांस्टेबल्स पकड़े गए हैं। उनके नाम है ईश्वर सिंह और संदीप कुमार। ये जनकपुरी पुलिस स्टेशन से हैं और ये आगे भी और एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। बेसिकली इन्होंने एक कपड़े बेचने वाले से मंथली मांगी थी और 3,000 रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन आगे भी जारी है। यदि जरूरत हुई तो और सीनियर लोगों को भी इसमें अरेस्ट किया जा सकता है। वार शिंदे के एक बयान से कांग्रेस में इनके खिलाफ तलवारें खींच सकती हैं। शिंदे ने कहा है कि अपने सियासी गुरु शरद पवार को वजीर-ए-आजम के रूप में देखकर उन्हें खुशी होगी। उधर एनसीपी ने वादे कर दिया है कि शरद पवार वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवारों के दौड़ में शामिल नहीं है। एक जानिब पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मुस्तकबिल के वजीर-ए-आजम के तौर पर देख रही है, तो दूसरी तरफ शरद पवार को वजीर-ए-आजम के तौर पर देखने के बारे में सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया है, उस पर पार्टी में उनके खिलाफ तलवारें खिंच सकती हैं।
शोलापुर में मराठी अखबारात के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान वजीर दाखिला और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सुशील कुमार शिंदे ने एनसीपी लीडर शरद पवार को अपना सियासी गुरु बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शरद पवार को वजीर आजम के रूप में देखकर उन्हें खुशी होगी। शिंदे ने कहा कि वो पवार की वजह से ही सियासत में दाखिल हुए। वजीर आजम बनने की शरद पवार की ख्वाहिश का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि शरद पवार 1992 से वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली की सियासत का शिकार हो गए। एनसीपी ने शरद पवार के वजारत उज़्मा के ताल्लुक से सुशील कुमार शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि शरद पवार इस ओहदे के उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल नहीं हैं। हम शिंदे साहब के बयान का स्वागत करते हैं। ये बात सच है कि हमारे नेता देश में सबसे योग्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हमारी ताकत का हमारी पार्टी को अंदाजा है। हमारे नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। हमने पहले भी ये साफ किया है और आज भी हम ये साफ करते हैं कि पवार साहब प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। पवार के वजारत उज़्मा के बारे में शिंदे का बयान ऐसे वक्त आया है कि जब 17 जनवरी को कांग्रेस आम इजलास करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के पूरे इम्कान हैं। कांग्रेस की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम जाहिर करने के ताल्लुक से इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है। पार्टी का एक बड़ा धड़ जल्द अज जल्द राहुल गांधी को पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार करार देने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जमहूरी निजाम में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान जरूरी नहीं है। अब शिंदे ने शरद पवार को वजीर आजम की कुर्सी पर देखकर खुश होने की बात कहकर इस बहस को और तेज कर दिया है। देखना यह है कि कांग्रेस आला क़यादत शिंदे के बयान को किस अंदाज में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुल्क के मुमताज सनतकार मुकेश अंबानी अपनी अहलिया नीता अंबानी और बच्चों के हमरा राजस्थान में सवाई माधोपुर के करीब वाक़े रणथंभौर फोर्ट पहुंचे। मुकेश अंबानी अपने अरकान खानदान के हमरा 3 रोज तक यहां क्याम करेंगे। आज वो रणथंभौर पार्क जाएंगे। मुकेश अंबानी और उनके अहले खाना सबसे पहले रणथंभौर में वाक़े शेरपुर हेलीपैड पहुंचे, जहां ओबराय होटल के स्टाफ ने इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पटना में सीआरडीडीपी और राब्ता कमेटी के ज़रिए तमाम मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में चलाई जा रही फलाही स्कीमों का जायजा लिया गया। आठ साल पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की गई थी, लेकिन उस पर बहस आज भी जारी है। अबू सालेह शरीफ उस कमेटी के अहम मेंबर थे। आज की कॉन्फ्रेंस में अबू सालेह ने कहा कि मुसलमानों की फलाह के लिए चलाई जा रही ज्यादातर स्कीमें जमीन पर उतरने से खासिर है। अब घर में जाओ तो कास्ट रिलीजन कलेक्ट करते हैं, मगर जब मुसलमान के घर जाते हैं तो कास्ट का क्वेश्चन गायब। जहां मुसलमान होता है उसको दलित बोलने का हक नहीं है इस कंट्री में। कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के कई अहम मसलों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई। हमने ये देखा है कि जब तक मुसलमान अपने गांव में, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में जुड़ता नहीं है, तब तक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा वेलफेयर, हमारा एजुकेशन और हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हो सकती। अबू सालेह शरीफ ने लोगों से पंचायत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की मांग करने पर जोर दिया है। उधर दानिश्वरों ने कहा कि मुल्क के मुस्लिम अवाम को इख्तिलाफात और तफरीक में बांटने की साजिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा डिमांड हमने आपके पास लाया है और इसके ऊपर आप जरूर तवज्जो करें। आप अपने एमपी एमएलए के लिए भी लड़ लें, मगर ये चीज को भी मांग के वो मांगे तो उसका फायदा होगा। सिर्फ वो मांगेंगे, ये नहीं मांगेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये मेरी इल्तिजा है। सबसे पहली चीज है एजुकेशन, हेल्थ और यूनिटी। शरीफ साहब भी आज बोले, अगर आपका वजन है तो आपकी यूनिटी की वजह से, और इसको अगर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उस पर बड़ी एक प्लान अहम है कैसे इसको तोड़ा जाए, तो जहां ये टूट जाती है तो फिर आप इस साख और कमजोर हो जाएगी। कॉन्फ्रेंस में ये बात भी उठाई गई कि यूनिवर्सिटी मांगने के बजाय लोग स्कूलें कायम करें। दानिश्वरों ने कहा कि स्कूल की सतह पर मुस्लिम समाज की पहुंच नाम के बराबर है। ऐसे में आला तालीम के मसले को समझा जा सकता है।
ईटीवी न्यूज पटना। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा।